Hello student, myself SD sir. Today we will discuss about method of charging. In previous lecture we discussed about charging by friction, but in this lecture we discuss another two method of charging, in which first is charging by induction. Student, अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन को देखते हैं। तो आप आज का टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। स्टूडेंट, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपन दो ऑब्जेक्ट लेंगे, एक आपका चार्ज ऑब्जेक्ट होगा और एक होगा अनचार्ज ऑब्जेक्ट। हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज ऑब्जेक्ट के क्लोज लेके आएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जब इन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो हम देखेंगे कि जो अनचार्ज बॉडी है उस पर अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। उस चार्ज को अपन बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, और इस फिनोमेना को बोलेंगे अब, या इस मेथड को बोलेंगे अपन चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, in this method, when uncharged body brought close to charged body in such a manner that both bodies are not in physical contact, then uncharged body get opposite nature of charge this charge is known as induced charge, and this method of charging is known as charging by induction. तो बच्चों, चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपने पास एक अनचार्ज बॉडी होगी और एक होगी चार्ज बॉडी। हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के क्लोज लेके आएंगे और इस तरीके से क्लोज लेके आएंगे कि उनके बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट ना हो। तो जब इनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा तो हम ये देखेंगे कि जो आपकी अनचार्ज बॉडी है उस पर अपोजिट नेचर का चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब अगर चार्ज बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी अनचार्ज बॉडी पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और अगर चार्ज बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। इस चार्ज को अपन बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज, और इस मेथड को अपन ने नाम दे दिया चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो बच्चों, अब चार्जिंग बाय इंडक्शन को डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से अनचार्ज बॉडी पर चार्ज जनरेट होगा। तो देखिए, स्टेप फर्स्ट, हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और एक अनचार्ज बॉडी है। ये आपकी चार्ज बॉडी होगी। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, आपकी जो अनचार्ज बॉडी है उसको पास में लेके आएंगे चार्ज बॉडी के। स्टेप सेकंड, हम इस बॉडी को इस रॉड के क्लोज लेके आए। हम यहाँ देख रहे हैं कि बीच में कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है।
अब जो आपकी अनचार्ज बॉडी है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो होगा क्या, इस अनचार्ज बॉडी का पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन का मतलब है कि इस चार्ज बॉडी का पॉजिटिव चार्ज इस अनचार्ज बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सपोज यहां नेगेटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया और सेम अमाउंट के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। तो आप देख रहे हैं इस अनचार्ज बॉडी के इस एंड पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। स्टेप थर्ड में जो आपकी अनचार्ज बॉडी है इसको अपन ग्राउंडेड कर देंगे। जब अपन ग्राउंडेड करेंगे तो देखिए ग्राउंडेड करने का मतलब है कि इसको मैंने अर्थ से कनेक्ट किया। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब इसका पोटेंशियल हो जाएगा 0, मतलब ये लो पोटेंशियल पॉइंट हो गया। और यहां पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला जो एंड है वो हायर पोटेंशियल पॉइंट हो गया। अब अर्थ जो है उसके पास लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मान के चलो ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। इनके बीच में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन पर जो हमेशा फोर्स लगता है वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज लगता है, मतलब नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मतलब ये लो पोटेंशियल प्लेट हो गई और ये हो गई आपकी हाई पोटेंशियल प्लेट। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलवेज फ्लो करता है लो पोटेंशियल प्लेट टू हाई पोटेंशियल प्लेट। तो यहां इस अर्थ के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो यहां पे देखिए पॉजिटिव चार्ज 4 है तो यहां से 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन आके इन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो अपनी अगली स्टेप में क्या होगा, यहां तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब हम इसको ग्राउंडेड को साथ के साथ हटा भी देंगे। जैसे ये न्यूट्रलाइज होंगे पॉजिटिव चार्ज उसके बाद अपन जो आपकी जो ये वाला एंड है इसको अपन ने इसको ग्राउंडेड किया है इस ग्राउंड से अपन इसको हटा देंगे। अगर हम इसको हटाते नहीं है तो जो आपकी ये नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल पे है और अर्थ का पोटेंशियल 0 होने की वजह से ये हाई पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रॉन आपके इस बॉडी से सीधे ग्राउंड में चले जाएंगे और ये दोबारा से बॉडी आपकी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लेकिन हमें इस बॉडी पर चार्ज इंड्यूस करना है इसलिए अपन ग्राउंडेड को इसको हटा देंगे साथ ही साथ। अभी पॉजिटिव जो आपकी चार्ज बॉडी है और ये जो दूसरी बॉडी है ये दोनों अभी पास में है। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को क्या किए हुए है, अट्रैक्ट किए हुए है। नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे, हम दोनों बॉडीज को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे और जैसे ही अपन सेपरेट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो इस पे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस चार्ज को अपन डिनोट करेंगे Q डैश और इस चार्ज को बोलते हैं अपन इंड्यूस्ड चार्ज। अब बच्चों आप देखिए जो आपका इंड्यूस्ड चार्ज है उसका नेचर कैसा है, नेगेटिव, और जो हमारी चार्ज बॉडी थी उस पे चार्ज का नेचर था पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में अनचार्ज बॉडी पे जो चार्ज जनरेट होगा वो ऑलवेज अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस्ड होगा और उस चार्ज को बोलेंगे अपन इंड्यूस्ड चार्ज। अब बच्चों अनचार्ज बॉडी पे जो इंड्यूस्ड चार्ज जनरेट हुआ है उस चार्ज का अमाउंट कितना होगा
उसके लिए मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ, उस फॉर्मूले को देखना। इंड्यूस चार्ज, इसको अपन डिनोट करते हैं क्यू डैश से, इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। हियर क्यू डैश इज इंड्यूस चार्ज, Q charge on charged body, epsilon r relative permittivity of medium। इस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। माइनस, यहाँ जो माइनस साइन है ये बताता है कि जो आपका इंड्यूस चार्ज होगा उसका जो नेचर होगा वो चार्ज बॉडी के चार्ज के नेचर के अपोजिट होगा। अब सपोज कीजिए, आपको एक बात और पता होना चाहिए, इंड्यूस चार्ज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम present between both bodies। इसका मतलब है जो इंड्यूस चार्ज है वो डिपेंड किस पे करेगा, नेचर ऑफ मीडियम, वो मीडियम जो दोनों बॉडीज के बीच में प्रेजेंट है। हम इसको ऐसे समझें, इफ इन एयर और वैक्यूम, अगर दोनों बॉडी के बीच में एयर और वैक्यूम है तो एयर और वैक्यूम में रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है उसका वैल्यू होता है 1। एयर और वैक्यूम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। देन Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r की वैल्यू है एयर और वैक्यूम के लिए 1, तो 1 माइनस 1 करेंगे अपन तो Q डैश की वैल्यू आएगी 0। कहने का मतलब अगर चार्जिंग बाय इंडक्शन में दोनों बॉडीज के बीच में अगर एयर और वैक्यूम है तो वहां अनचार्ज बॉडी पर कोई भी चार्ज इंड्यूस्ड नहीं होगा। कहने का मतलब एयर और वैक्यूम में अनचार्ज बॉडी पर कोई भी चार्ज इंड्यूस्ड नहीं होगा। इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं। अगर दोनों बॉडीज के बीच में मेटेलिक मीडियम है, अगर दोनों बॉडीज के बीच में मेटेलिक मीडियम है, कोई भी मेटल्स है, मेटल का कोई मीडियम है, तो मेटेलिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। देन इंड्यूस चार्ज Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r की जगह इंफिनिटी पुट किया, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू 0, देन Q डैश इज इक्वल टू आएगा माइनस Q। तो यहां अगर दोनों बॉडीज के बीच में मेटेलिक मीडियम है तो जो आपका इंड्यूस चार्ज होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो चार्ज बॉडी के चार्ज के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, बट नेचर अपोजिट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज पे, इफ नेचर ऑफ चार्ज ऑन चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव, then nature of charge on uncharged body will be negative। अगर चार्ज बॉडी पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी पर नेगेटिव नेचर का चार्ज आएगा, और अगर चार्ज बॉडी पर नेगेटिव नेचर का चार्ज है तो अनचार्ज बॉडी पर पॉजिटिव नेचर का चार्ज आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम मेथड ऑफ चार्जिंग का थर्ड मेथड देखेंगे जिसका नाम है चार्जिंग बाय कंडक्शन। बच्चों, जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है
is only applicable in conductors. चार्जिंग बाय कंडक्शन केवल और केवल कंडक्टर्स के लिए ही लागू होता है। कंडक्टर्स ऐसे सबस्टेंस जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक्चुअली होता क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में एक अनचार्ज कंडक्टर होता है और एक चार्ज कंडक्टर होता है। हम अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के क्लोज लेके आते हैं और इस तरीके से क्लोज लेके आते हैं कि दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो जाए। जैसे ही इनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा तो जो आपका चार्ज कंडक्टर है उससे कुछ अमाउंट का चार्ज आपका ट्रांसफर हो जाएगा अनचार्ज कंडक्टर पे। तो इससे ये भी पता लगेगा अपन को कि जो आपका अनचार्ज कंडक्टर है उस पर सेम नेचर का चार्ज जनरेट हो जाएगा। और जो ये चार्ज जनरेट होगा अनचार्ज कंडक्टर, वो डिपेंड करेगा, उसका जो अमाउंट है वो डिपेंड करेगा कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर्स पर। कैपेसिटी कि भाई कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो देखो बच्चों, इन दिस मेथड when uncharged conductor brought close to charged conductor in such a manner that both conductor are in physical contact, then uncharged conductor get same nature of charge this method of charging is known as चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन केवल एप्लीकेबल है कंडक्टर्स में। इस मेथड में हम एक अनचार्ज कंडक्टर है उसको क्लोज लेके आएंगे किसके, चार्ज कंडक्टर के, और क्लोज भी इस तरीके से लेके आएंगे कि दोनों के बीच में फिजिकल कांटेक्ट हो जाए। जब दोनों आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होंगे, दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो अनचार्ज कंडक्टर है उस पर सेम नेचर का चार्ज जनरेट हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। उस मेथड को अपन ने नाम दिया चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होगा इसको अपन डायग्राम से समझते हैं। देखिए, तो देखो बच्चों, चार्जिंग बाय कंडक्शन को स्टेप फर्स्ट, अपने पास दो मेटेलिक स्फीयर है, स्फीयर ए और स्फीयर बी। स्फीयर ए आपका चार्ज्ड है, सपोज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि आपका जो स्फीयर बी है वो अनचार्ज्ड स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर है। अब इनके बीच की डिस्टेंस काफी ज्यादा है। स्टेप सेकंड में दोनों स्फीयर को अपन एक दूसरे से टच करा देंगे। जब अपन टच कराएंगे तो हम देखेंगे कि इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज इसके बी वाले के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। स्टेप थर्ड,
कंडक्टर्स में चार्ज फ्लो कर सकता है, तो आपका जो मूवेबल पार्टिकल होता है, जो मूवेबल चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इस पॉजिटिव जो आपका स्फीयर ए है इसके पॉजिटिव चार्ज जो दो प्रोटॉन्स हैं उनको बैलेंस कर देगा। बैलेंस करेगा तो यहां रह जाएगा आपका ए पर पॉजिटिव चार्ज और यहां बी पर बी कौन से नेचर का चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, अभी दोनों एक दूसरे को टच किए हुए हैं, तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है ए पर और बी पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। तो ए का पॉजिटिव चार्ज इधर स्प्रेड है और बी का पॉजिटिव चार्ज इधर स्प्रेड है। मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग में मैंने ए पे टोटल चार्ज लिया था Q। अब नई कंडीशन में यहां ए पर चार्ज हो गया QA और बी पर चार्ज हो गया QB। न्यू चार्जेस है आफ्टर कंडक्शन। ए पे चार्ज कितना है QA और बी पे चार्ज कितना है QB। अब देखो स्टेप 4। स्टेप 4 में अब मैं इन दोनों स्फीयरों को एक दूसरे से सेपरेट करूंगा। जैसे ही मैं सेपरेट करूंगा और लार्ज डिस्टेंस पे लेके जाऊंगा तो इनका रिपल्सन जो फोर्स है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो ये चार्ज QA और ये चार्ज QB। तो बच्चों यहाँ आपको क्लियरली पता लग रहा है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में जो आपका अनचार्ज स्फीयर था B, उस पर भी सेम नेचर का चार्ज इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि आपके चार्ज कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज था और तो आपके अनचार्ज कंडक्टर पर भी पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये कितना कितना अमाउंट का चार्ज इंड्यूस होगा कि A पर कितना चार्ज आएगा, B पर कितना चार्ज आएगा, उसके लिए मैं आपको बताता हूं। नोट, चार्ज ऑन कंडक्टर्स depends on capacity of conductors and capacity depends on size of conductor। बच्चों कि दोनों स्फीयरों पे किस अमाउंट का चार्ज आएगा वो डिपेंड करेगा कि कंडक्टर की कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी के बेसिस पे चार्ज आता है और कैपेसिटी डिपेंड करती है साइज पर। बच्चों अब अपन ये देखेंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में दोनों बॉडीज पर आफ्टर कंडक्शन कितना अमाउंट का चार्ज रिमेनिंग रहेगा। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, ये चार्ज कंडक्टर, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सपोज इसका चार्ज है Q और ये B है, ये है आपका अनचार्ज्ड कंडक्टर। आपका जो स्फीयर A है इसकी रेडियस है RA और इसकी कैपेसिटी है CA, जबकि जो आपका स्फीयर B है इसकी रेडियस है RB और इसकी कैपेसिटी है CB। आफ्टर कंडक्शन चार्ज ऑन स्फीयर A, हमें ये देखना है कि कंडक्शन के बाद स्फीयर A पर किस अमाउंट का चार्ज रह जाएगा। तो देखो बच्चों, इसको अपन इस तरीके से देख सकते हैं। चार्ज ऑन स्फीयर A मैंने सपोज किया QA है। अब QA कैलकुलेट करने के लिए आप ये चेक कीजिए कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। A की जो कैपेसिटी है वो CA है, अपॉन दोनों की कैपेसिटी का सम CA प्लस CB इनटू जो टोटल चार्ज जो दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होना है वो है Q, तो हम टोटल अमाउंट के चार्ज का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चार्ज ऑन स्फीयर A जो होगा वो होगा CA अपॉन CA प्लस CB इंटू Q। हमें
अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में या नेक्स्ट चैप्टर्स में जो कैपेसिटेंस से रिलेटेड होगा उस चैप्टर में अपन को ये पता लगेगा कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जो कैपेसिटी होती है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिस स्फीयर का रेडियस ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी, मतलब उस पर चार्ज ज्यादा स्टोर होगा, और जिस कंडक्टर की रेडियस, जिस स्फीयर की रेडियस कम होगी उसकी कैपेसिटी कम होगी और उस पर चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को रेडियस के फॉर्म में देखूं तो चार्ज ऑन स्फीयर A विल बी, कैपेसिटी ऑफ A की जगह आएगा रेडियस ऑफ A अपॉन सम ऑफ रेडियस ऑफ बोथ स्फीयर। इसका रेडियस r है और इसका रेडियस rb है, तो ra प्लस rb। और किस चार्ज को हमें दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, q चार्ज को, q का अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली चार्ज ऑन स्फीयर b, qb इज इक्वल टू, फर्स्ट फॉर्मूला, v की कैपेसिटी है cv अपॉन दोनों की कैपेसिटी का सम, a की कैपेसिटी ca और b की कैपेसिटी cv, तो ca प्लस cv, और टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, q। अगर रेडियस के फॉर्म में देखें तो qb इज इक्वल टू, v का रेडियस है rb अपॉन ra प्लस rb मल्टीप्लाई बाय q। तो बच्चों इन फॉर्मूले के बेसिस पर अपन आफ्टर कंडक्शन दोनों बॉडीज पर कितना किस किस अमाउंट का चार्ज जनरेट होगा, प्रोड्यूस होगा, वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका स्फीयर A था वो चार्ज स्फीयर था और B जो था वो अनचार्ज स्फीयर था। A का रेडियस RA था, B का रेडियस RB था, A की कैपेसिटी CA थी और B की कैपेसिटी CB थी। A जो स्फीयर है उस पर टोटल अमाउंट का चार्ज है Q। आज जब हम कंडक्शन करेंगे तो ये चार्ज Q दोनों में डिवाइड होगा और वो जो डिवाइडेशन होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो डिपेंड करेगा दोनों की कैपेसिटी पर। तो आफ्टर कंडक्शन चार्ज ऑन स्फीयर A क्या होगा, QA इज इक्वल टू, A पे चार्ज निकालने के लिए हम A की कैपेसिटी देखेंगे कितनी है, CA अपॉन दोनों की कैपेसिटी का सम CA प्लस CB, और टोटल चार्ज कितने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, Q को, Q का इसमें अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली जो आपकी कैपेसिटी होती है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की, उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। जो कैपेसिटी होती है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेडियस बढ़ेगी, अगर कंडक्टर का साइज बढ़ेगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और कैपेसिटी बढ़ेगी तो उस पे स्टोर होने वाले चार्ज का अमाउंट भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं स्फीयर A पर चार्ज निकालूं किसके बेसिस पर, रेडियस के बेसिस पर, तो QA इज इक्वल टू, A का रेडियस है RA अपॉन दोनों स्फीयर्स की रेडियस का सम RA प्लस RB मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली चार्ज ऑन स्फीयर B, स्फीयर B की जो कैपेसिटी है वो CB है, तो CB अपॉन दोनों की कैपेसिटी का सम CA प्लस CB, और टोटल चार्ज कितने को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, Q का मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। इसी तरीके से रेडियस की फॉर्म में जो चार्ज ऑन स्फीयर B होगा QB इज इक्वल टू RB अपॉन RA प्लस RB इनटू Q। अब बच्चों अपन एक एग्जांपल से चार्जिंग बाय कंडक्शन को न्यूमेरिकली समझते हैं कि किस तरीके से दोनों बॉडीज पर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो देखिए मेरे पास एक बॉडी है A जिस पर 5 कूलम चार्ज है और इसकी जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। जो आपका अनचार्ज बॉडी है B, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। फाइंड आउट चार्ज ऑन स्फीयर A एंड B आफ्टर कंडक्शन। हमें आफ्टर कंडक्शन A और B पर चार्ज का अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए रेडियस ऑफ A जो दे रखी है वो आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ B गिवन है 2 सेंटीमीटर, और टोटल जो चार्ज अपन को डिस्ट्रीब्यूटेड करना है वो है 5 कूलम। अब इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं, तो देखिए चार्ज ऑन स्फीयर A आफ्टर कंडक्शन
QA। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि A पर अगर आपको चार्ज निकालना है तो A की रेडियस लेनी है RA, दोनों स्क्वायर की रेडियस का सम करना है और टोटल चार्ज से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो QA इज इक्वल टू RA, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RA? 3 सेंटीमीटर। RB, RA प्लस RB, RA की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और RB की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, 3 प्लस 2, और टोटल चार्ज जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो है 5 कूलम, तो 5 का अपन इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। QA इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना चार्ज आया? 3 कूलम। ये 3 कूलम चार्ज जो है वो रहेगा किस स्फीयर के ऊपर? A के ऊपर। अब चार्ज ऑन स्फीयर B निकालें, चार्ज ऑन स्फीयर B आफ्टर कंडक्शन। तो देखिए QB के लिए फॉर्मूला होगा आपका, यहां A के लिए रेडियस ऑफ A लिया, यहां B के लिए रेडियस ऑफ B लेंगे, दोनों की रेडियस का सम कर देंगे और टोटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो QB RB की वैल्यू है आपके लिए 2 सेंटीमीटर अपॉन 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। QB इज इक्वल टू 2 कूलम। तो चार्ज ऑन स्फीयर B निकल के आया 2 कूलम। अब मुझे एक चीज बताइए आप, A स्फीयर की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और B स्फीयर की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दोनों में से किसका साइज बड़ा है? कौन लार्जर साइज का है? वो है A। अब A का साइज लार्जर है तो इस पे अमाउंट ऑफ चार्ज, इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, और कैपेसिटी ज्यादा होगी तो इस पे चार्ज का अमाउंट भी ज्यादा स्टोर होगा। तो आप देखिएगा A स्फीयर पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है? 3 कूलम, और B स्फीयर पे कितना चार्ज स्टोर हुआ है? 2 कूलम। A का रेडियस B के रेडियस से ज्यादा है तो चार्ज भी इस पे ज्यादा स्टोर हुआ है।